हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज 12th क्लास इंग्लिश कोर फ्लेमिंगो बुक चैप्टर 7 द इंटरव्यू बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। जैसा कि बोर्ड पे आप देख रहे हैं, द इंटरव्यू बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 2 पार्ट्स में है, पार्ट 1 और पार्ट 2। और आज के इस वीडियो में हम केवल पार्ट 1 की डिस्कस करेंगे। और पार्ट 1 में द इंटरव्यू चैप्टर के पार्ट 1 में एक बहुत जबरदस्त इंटरव्यू के ऊपर एनालिस किया गया, एनालाइज किया गया, जबरदस्त एनालिसिस दिया गया है। और उस एनालिसिस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंटरव्यू के फेवर में हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंटरव्यू के अगेंस्ट हैं। आइए सबसे पहले हम थोड़ा ब्रीफ समझाते हैं, इसके बाद लाइन टू लाइन इस पार्ट का एक्सप्लेन भी इसी वीडियो में करेंगे। लेकिन इससे पहले हम इसको एक ब्रीफ समझ लें। ये हम उस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं जो जर्नलिज्म में चलता है, पत्रकारिता में चलता है। बड़ी बड़ी हस्तियों के इंटरव्यू लिए जाते हैं, बड़े बड़े नेताओं के इंटरव्यू लिए जाते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के इंटरव्यू लिए जाते हैं। जैसा कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा हम लोग न्यूज चैनल पर कहीं मोदी का, योगी का और तमाम सारी ऐसी प्रसिद्ध हस्तियों का इंटरव्यू देखते हैं जो न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लिया जाता है। आइए चर्चा करते हैं इस पर। सबसे पहले पार्ट 1 में देखिएगा, ध्यान से देखें। एक नाम है वी.एस. नेपाल। वी.एस. नेपाल ये एन इंडियन नॉवलिस्ट, एक इंडियन नॉवलिस्ट हैं। कौन है? इंडियन नॉवलिस्ट। अच्छा, इनका अपना व्यू क्या है इसके ऊपर आप देखते हैं, सबको मैंने लिखा भी है बोर्ड पर। वी.एस. नेपाल का एक व्यू है, ये इंडियन नॉवलिस्ट हैं। ही फील्स, ये महसूस करते हैं दैट सम पीपल आर वाउंडेड, कि कुछ लोग आहत होते हैं बाय इंटरव्यूज से, एंड लॉस ए पार्ट ऑफ देम, और वो अपने जिंदगी में जितनी भी उन्होंने शोहरत पाई है, जितना भी उन्होंने नेम और फेम पाया है, उसके बारे में कहते हैं लॉस ए पार्ट ऑफ देम। उस शोहरत, उस वैल्यू का एक पार्ट गंवा देते हैं, लॉस हो जाता उनका। इफ दे कन्फ्रंटेड इंटरव्यूज, अगर उनका इंटरव्यू होता है, अगर उनका इंटरव्यू लिया जाता है, तो निश्चित रूप से उनकी रेपुटेशन कम होती है। He feels that some people are wounded, कुछ लोग तो wounded माने आहत हो जाते हैं इंटरव्यू से और अपने जीवन का एक हिस्सा गंवा देते हैं। यह वी.एस. नेपाल का व्यू है, इनकी अपनी ओपिनियन है और इसमें बहुत सारी ओपिनियन दी है। आइए एक एक करके समझते हैं सबसे पहले। और क्वेश्चन भी बोर्ड में इसी पे पूछा जाता है। सब फर्स्ट पार्ट से जो भी क्वेश्चन आते हैं उनके इस व्यूज पे ही आते हैं। सेकंड एक और नाम है लेविस कैरोल। लेविस कैरोल ये बहुत ज्यादा फेमस राइटर माने जाते हैं और इनकी एक बहुत फेमस राइटिंग है, देखो लिखा है राइटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड। एलिस इन वंडरलैंड बुक जो है वो लेविस कैरोल के द्वारा लिखी गई है। इन्होंने तो क्या कहा है सुनिए इनका कहना है, लिखा है कि लेविस कैरोल सैड, लेविस कैरोल ने कहा टू हैव हैड ए जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर। टू हैव हैड यानी रहा था, हॉरर माने भय, ऑफ द इंटरव्यूअर, इंटरव्यूअर का हमेशा से ही खौफ रहा है, खौफ रहा था, भय रहा था लोगों में। इंटरव्यूअर का खौफ पहले से ही लोगों में रहा था। ये लेविस कैरोल का कहना है कि इंटरव्यूअर का एक अपना खौफ होता है। रडियार्ड किपलिंग, ये भी बहुत फेमस नाम है बच्चों, ये सब बहुत फेमस नेम दिए गए इस बुक में। रडियार्ड किपलिंग ये भी नोबेल प्राइज विनर हैं और इनकी एक बहुत फेमस बुक है। हालांकि इस बुक का
जो मैंने इसमें लिखा है उसका नाम इस चैप्टर में मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं आपको रडियार्ड किपलिंग को पहचानने के लिए इसका नाम मैंने लिखा हुआ है। रडियार्ड किपलिंग की एक बुक है, ये राइटर ऑफ जंगल बुक, जंगल बुक के लेखक हैं। जंगल बुक बहुत फेमस है। जंगल बुक जो आपने टेलीविजन वगैरह पे भी इनका जंगल बुक आता है, मोगली, शेर खान, इस तरह से तमाम उसमें कैरेक्टर है। ये एक बहुत जबरदस्त एलिगरी है, अन्योक्ति कहते हैं इसे, जो इनके द्वारा लिखी गई, और इसी बुक के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो रडियार्ड किपलिंग का भी एक ओपिनियन है इसके लिए। रडियार्ड किपलिंग सुनो क्या कहते हैं इसके बारे में, इंटरव्यू के बारे में। रडियार्ड किपलिंग तो नहीं कहते हैं, इस चैप्टर में जो दिया गया है, रडियार्ड किपलिंग की वाइफ कैरोलिन, इनकी वाइफ कैरोलिन एक बार बोस्टन, अमेरिका बोस्टन शहर के दो पत्रकारों ने इंटरव्यू के माध्यम से उनका पूरा दिन खराब कर दिया, और ये बात उन्होंने अपने पति को बताई, और पति महोदय जो भी कहते हैं वो अपनी पत्नी के माध्यम से, व्यू के माध्यम से कहते हैं। रडियार्ड किपलिंग का कहना है कि इट इज इमोरल, ये इंटरव्यू एक अनैतिक है, इट्स अ क्राइम, ये क्राइम है, इमोरल है, ये क्राइम है, जस्ट एज मच ऑफ ए क्राइम, और ये उसी तरह का क्राइम है एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन, जैसे कोई हमला कर दे अगेंस्ट माई पर्सन का मतलब है अगेंस्ट माई पर्सनालिटी, मेरे व्यक्तित्व पर हमला करने जैसा ये अपराध है। रडियार्ड किपलिंग का कहना है ये अनैतिक है, ये अपराध है, और जस्ट एज मच ऑफ ए क्राइम, ये ठीक वैसा ही क्राइम है एज एन ऑफेंस, एक ऑफेंस, हमला, अगेंस्ट माई पर्सन मीन्स अगेंस्ट माई पर्सनालिटी, मेरे व्यक्तित्व के खिलाफ किया हुआ एक हमले जैसा है ये, एंड एज एन एसाल्ट, और ये एक चोट पहुंचाने जैसा है, असॉल्ट करने जैसा है, एंड जस्ट एज मच मेरिट्स, और इसी आधार पर पनिशमेंट भी उसे मिलना चाहिए। द पर्सन हु इज टेकिंग इंटरव्यू, ये मतलब उनका कहना ये अनैतिक है, ये अपराध, और ये बिल्कुल वैसे ही अपराध है जैसे मेरे व्यक्तित्व के खिलाफ कोई हमला किया गया हो, और ये ऐसा असॉल्ट है, ये एक ऐसी चोट है जिसके लिए जस्ट एज मच, जितनी बड़ी चोट है उतना ही बड़ा मेरिट पनिशमेंट भी उस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। वो कहते हैं इट इज कॉवर्डली, ये कायरता है, एंड वाइल, और नीचता है। यानी रडियार्ड किपलिंग तो बहुत जबरदस्त इसके अगेंस्ट में उन्होंने लिखा है। एक और नाम है H.G. वेल्स, और पक्का ये आपने नाम सुना होगा, H.G. वेल्स भी बहुत फेमस नाम है। H.G. वेल्स भी एक नॉवलिस्ट हैं, फेमस नॉवलिस्ट हैं। इनका एक इनविजिबल मैन और टाइम मशीन, ये दो बहुत फेमस नॉवेल हैं, वर्ल्ड फेमस नॉवेल। H.G. वेल्स का भी इसमें ओपिनियन दिया गया है, और वो क्या कहते हैं, ही रिफर्ड टू एन द इंटरव्यूइंग ऑडियल, उन्होंने इंटरव्यूइंग का मतलब इंटरव्यू लेने को, यानी इंटरव्यू को, जो व्यक्ति इंटरव्यू देता है, सॉरी क्या लिखा है, ही रिफर्ड, वो रिफर करते हैं, संकेत करते हैं इंटरव्यू के लिए, क्या, द इंटरव्यूइंग ऑडियल, कि इंटरव्यू एक अग्नि परीक्षा किस तरह है। ऑडियल कहते हैं अग्नि परीक्षा को, यानी इंटरव्यू देना एक अग्नि परीक्षा देने से कम बिल्कुल नहीं है। ये भी इसके विरोधी हैं, अगेंस्ट में बोलते हैं। जोसेफ स्टालिन एक नाम आया है, और जोसेफ स्टालिन एक ग्रेट लीडर ऑफ सोवियत यूनियन के, यानी रसिया के एक बहुत महान नेता थे। इनको बड़ा स्ट्रॉन्ग मैन, आयरन मैन ऑफ सोवियत यूनियन भी कहा जाता है, सोवियत यूनियन का लौह पुरुष कहा जाता है, सरदार पटेल की तरह। एक और नाम आया है सॉल बेलो, और ये सॉल बेलो भी एक फेमस ड्रामेटिस्ट हैं, नाटककार, और ही डेस्क्राइब्ड इंटरव्यू, इन्होंने इंटरव्यू को डेस्क्राइब किया है, मालूम क्या कहके, एज बीइंग लाइक थंब प्रिंट्स। ये जो इंटरव्यू है
एज बीइंग लाइक थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप, उनके विंड पाइप माने गले पर अंगूठे के निशान छोड़ देने जैसा है। इसका मतलब बहुत सीधे से समझ लें, इसका मतलब है अंगूठे पर गले पर अंगूठे के निशान का मतलब है कि इंटरव्यू टेकर उगलवा लेता है, मतलब वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू ही वॉन्ट्स टू मेक हिम, ये कहना चाहिए दूसरे शब्दों में, हमें ये कहना चाहिए सरल शब्दों में कि इंटरव्यू एज बीइंग लाइक थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप का मतलब है कि गले पर अंगूठे के निशान जैसा। और गले पे अंगूठे पे निशान जैसे का मतलब क्या हो गया? किसी बात को निकलवा लेना। दिस इज एन आर्ट ऑफ ए जर्नलिस्ट। पत्रकार में यह कला होती है कि आप ना चाहते हुए भी आपसे उत्तर निकलवा ही लेता है। तो उन्होंने इसके ऊपर कमेंट किया है कि ये उनके गले पर अंगूठे के निशान जैसा है। एक और नाम है डेनिस ब्रायन, इसमें आया है। डेनिस ब्रायन ने भी लिखा है, और क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि दीज डेज मोर देन एनी अदर टाइम, यानी दीज डेज माने इन दिनों में, और मोर देन एनी अदर टाइम किसी भी समय से पहले, किसी भी यानी पहले किसी भी समय से, इन दिनों आवर मोस्ट विविड इंप्रेशन, हमारी सबसे ज्यादा स्पष्ट अभिव्यक्ति, अवर हमारी मोस्ट विविड माने सबसे ज्यादा स्पष्ट, और इंप्रेशंस माने जो अभिव्यक्ति है, ऑफ आवर कंटेम्परेरीज, हमारे समकालीन लोगों की, हमारे जो कंटेम्पोररी पीपल थे, हमारे समकालीन लोग थे, उनकी सबसे ज्यादा स्पष्ट अभिव्यक्ति जो है इन दिनों थ्रू इंटरव्यूज, वो साक्षात्कार के माध्यम से ही होती है। तो इस तरह से डिफरेंट सेलिब्रिटीज, डिफरेंट फेमस पीपल के इंटरव्यू के अगेंस्ट और फेवर में जो भी व्यूज हैं वो मैंने इस पे नाम के साथ लिखे हुए हैं कि किसका क्या इंटरव्यू के फेवर में कहना है। और आइए अब प्रयास करते हैं लाइन टू लाइन इस चैप्टर का एक्सप्लेन, और वो भी हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। और बहुत अच्छा रहेगा कि सबके हाथ में अगर बुक हो। देखिए ये बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत जबरदस्त एनालिसिस है इसके ऊपर। अगर आप सबके हाथ में बुक है तो फिर पढ़ने में बहुत मजा आएगा, और मैं इसके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करूंगा। आइए देखिए द इंटरव्यू चैप्टर 7 पार्ट 1 लिखा है पार्ट 1 में लिखा है सिंस इट्स इन्वेंशन a little over 130 years ago, since its invention, यानी जब से इसकी खोज हुई है, इस इंटरव्यू की, इट्स का मतलब जब से इंटरव्यू की खोज हुई है, a little over 130 years ago, 130 years ago माने 130 साल पहले से, लिटिल ओवर थोड़ा ज्यादा, 130 वर्ष से पहले, थोड़ा और पहले जब इसकी खोज हुई थी तब से, द इंटरव्यू हैज बिकम ए कॉमन प्लेस, इंटरव्यू बन गया है, बिकम माने बन गया है, और कॉमन प्लेस का मतलब एक सामान्य बात बन गई है, ऑफ जर्नलिज्म, पत्रकारिता की। 130 साल से थोड़ा और पहले जब से इसकी खोज हुई है तब से इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू हैज बिकम ए कॉमन प्लेस, एक सामान्य बात बन गई है, ऑफ जर्नलिज्म, पत्रकारिता की। टुडे आज ऑलमोस्ट एवरीबडी, आज लगभग हर कोई, हु इज लिटरेट, जो भी पढ़ा लिखा है, आज लगभग वो हर व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, विल हैव रीड, वो पढ़ चुका होगा, एट सम पॉइंट, कभी न कभी इन देयर लाइव्स, अपने जीवन में कभी न कभी तो वो इंटरव्यू के बारे में पढ़ ही चुका होगा। वाइल, जबकि फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, जबकि दूसरे दृष्टिकोण से, सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज, कई हजारों महान हस्तियां, सेलिब्रिटीज का मतलब फेमस पीपल से है,
तो लिखा है दूसरा व्यू एक ये है कि कई हजार सेलिब्रिटीज हैव बीन इंटरव्यूड, कई हजार पर्सनालिटीज ऐसी हैं, फेमस पर्सनालिटीज, सेलिब्रिटीज जो इंटरव्यू दे चुकी, जिन्होंने दिया है इंटरव्यू ओवर द इयर्स, वर्षों से दे रहे हैं। और सम ऑफ देम रिपीटेडली, उनमें से कुछ महान हस्तियां तो ऐसी हैं जिनका इंटरव्यू रिपीटेडली माने अगेन एंड अगेन, बार बार इंटरव्यू हुआ है। कई ऐसी सेलिब्रिटीज भी हैं जिनका इंटरव्यू बार बार हुआ है, रिपीटेडली हुआ है। और सो इट इज हार्डली सरप्राइजिंग, और इसलिए यह हैरानी की बात नहीं इसमें, हार्डली सरप्राइजिंग, इट्स नॉट द मैटर ऑफ सरप्राइज, ये मतलब है इसका कि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यूज, ये जो राय है लोगों की इंटरव्यू के ऊपर, ऑफ इट्स फंक्शंस, और जो इसके उद्देश्य हैं, मेथड्स जो तरीके हैं, एंड मेरिट्स और जो गुण हैं इसके, वेरी, वो भिन्न भिन्न हैं कंसिडरेबली, पर्याप्त रूप से, पर्याप्त रूप से ये बात बिल्कुल भी हैरानी की नहीं है कि इंटरव्यू के जो उद्देश्य हैं, मेथड्स हैं और जो मेरिट्स हैं, यानी उद्देश्य, तरीके और जो गुण हैं, वो बिल्कुल अलग अलग हैं। अच्छा, कुछ लोग माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट, कुछ लोग तो स्पष्ट रूप से एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम्स का मतलब है एग्जैजरेट करना, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब यहां पर है एग्जैजरेट करना, किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। कुछ लोग बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं, क्या प्रस्तुत करने का क्लेम माने दावा करते हैं, फॉर इट इज बीइंग इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म, यानी इंटरव्यू का जो हाईएस्ट फॉर्म है, इंटरव्यू का जो उच्चतम स्वरूप है, अ सोर्स ऑफ ट्रुथ, सच्चाई का स्रोत, एंड इन इट्स प्रैक्टिस, और इसकी व्यवहारिकता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंटरव्यू में सच्चाई के स्रोत और इंटरव्यू की व्यवहारिकता या जो इसका उच्चतम स्वरूप है उसको कला के रूप में बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं। आर्ट, एज एन आर्ट का मतलब कला के रूप में एग्जैजरेट करके प्रस्तुत करते हैं। जो अदर्स दूसरे लोग हैं, यूजुअली सेलिब्रिटीज, और सामान्य रूप से सेलिब्रिटीज, जो भी सेलिब्रिटीज है, महान हस्तियां हैं, who see themselves as its victim, वो तो अपने आप को इंटरव्यू का विक्टिम मानती हैं, शिकार मानती हैं, और माइट डेस्पाइज, और इसलिए वो घृणा भी करते हैं। ये लोग जो महान हस्तियां हैं वो घृणा करती हैं, डेस्पाइज करती हैं द इंटरव्यू से, और इंटरव्यू को मानती क्या है, एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन। अनवारंटेड का मतलब है ग्राउंडलेस, आधारहीन, और इंट्रूजन का मतलब होता है दखलंदाजी। ये लोग इंटरव्यू को एक आधारहीन दखलंदाजी मानते हैं इनटू देयर लाइफ, उनके अपने जीवन में। बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज हैं जो इंटरव्यू को एक शिकार मानती हैं कि शिकार करने जैसा है, कि इंटरव्यू का मतलब है उनका शिकार कर लिया जाएगा, और इसीलिए वो घृणा करते हैं इंटरव्यू से, और इंटरव्यू को वो क्या मानते हैं, आधारहीन दखलंदाजी उनके जीवन में, वो अपने आप जीवन में मानते हैं उसे, और फील और महसूस करते हैं दैट इट समहाउ डिसमिसेस, ये जो इंटरव्यू है किसी न किसी तरीके से डिसमिनिसेस देम, ये इंटरव्यू डिसमिनिस करता है, देम माने उनको, डिसमिनिस करने का मतलब है टू रेड्यूस, कम कर देना। और क्या कम करना है, उनके पर्सनालिटी को कम करना है, उनके वैल्यूज को कम करना। मतलब पब्लिक के बीच में तो, लोगों के बीच में उनका एक अलग अंदाज है, अगर इंटरव्यू उनका होने लगा तो इंटरव्यू में उनकी सच्चाई सामने आ जाती है, जिससे उनकी वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए वो इससे क्या करते हैं, हेट करते हैं, नफरत करते हैं। वो कहते हैं कि वो क्या करती है, somehow diminishes them, यानी उनकी वैल्यू को कम करता है ये इंटरव्यू। जस्ट एज, और ठीक उसी तरह इन सम प्रिमिटिव कल्चर, कुछ प्रिमिटिव कल्चर ऐसी थी, प्राचीन संस्कृतियां ऐसी थी, इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, दैट इफ वन टेक्स अ फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट, कि अगर कोई, कुछ प्राचीन संस्कृतियों में ऐसा था कि अगर कोई उनका फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ले ले
ऑफ समबडी माने किसी का ले ले, देन वन इज स्टीलिंग दैट पर्सन सोल, तो ये माना जाता था कि उस आदमी ने उस आदमी की सोल को स्टील कर लिया, चुरा लिया। प्राचीन संस्कृतियों में ऐसा विश्वास था, माना जाता था किसी व्यक्ति का फोटो ले लेना माने उसकी आत्मा को चुरा लेना उसके शरीर से। लेविस वीएस नेपॉल, अब ये देखिए नाम आ गया यही, वीएस नेपॉल। वीएस नेपॉल फील्स, वीएस नेपॉल महसूस करते हैं दैट सम पीपल आर बाउंडेड, क्या महसूस करते हैं? फील्स दैट सम पीपल आर बाउंडेड, कि कुछ लोग आहत महसूस करते हैं बाय इंटरव्यूज, इंटरव्यू के द्वारा, एंड ए लॉस ए पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, और इंटरव्यू के द्वारा वो अपने जीवन के एक हिस्से को लॉस कर देते हैं, गंवा देते हैं। लेविस कैरोल, द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड, ये लेविस कैरोल कौन है? क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड का मतलब है राइटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड। एलिस इन वंडरलैंड जो बुक है उनकी फेमस, उसके ये राइटर हैं लेविस कैरोल। was said to have had, उन्होंने क्या कहा था? to have had a just horror of the interviewer, कि इंटरव्यूअर का हमेशा से ही हॉरर रहा है, खौफ रहा है। एंड ही नेवर कंसेंटेड, और इसलिए उन्होंने नेवर माने कभी नहीं, कंसेंटेड माने सहमति दी, टू बी इंटरव्यूड, इंटरव्यू देने की उन्होंने कभी भी सहमति नहीं दी। इट वाज हिज हॉरर, और पता है क्यों? जरा ध्यान से सुनना ये दो लाइनें। इट वाज हिज हॉरर ऑफ बीइंग लाइनोइज्ड, ये एक भय था उनके प्रसिद्ध हो जाने का, उन्हें अपने प्रसिद्ध हो जाने का भय था। विच मेड हिम दस रिपेल, और इसलिए वो उन्होंने मना कर दिया, या वो मना कर देते थे। वुड बी एक्वेंटेंसेस, जो भी उनके परिचित लोग होते थे, इंटरव्यूअर लोग होते थे जो इंटरव्यू लेने वाले, एंड द परसिस्टेंट, और जो लगातार पेटिशनर्स, आग्रह करने वाले लोग थे, फॉर हिज ऑटोग्राफ, उनके ऑटोग्राफ के लिए। एंड ही वुड, लेविस कैरोल थे वो क्या करते थे? वो कभी सहमति नहीं देते थे, इंटरव्यू के लिए वो कभी सहमति नहीं देते थे, ना परिचित लोगों को सहमति देते थे, और तो और वो लगातार जो ऑटोग्राफ के लिए आग्रह करते थे उन लोगों को भी कभी सहमति नहीं देते थे। इसके बाद रिलेट्स द स्टोरी ऑफ हिज सक्सेस, बाद में क्या करते थे? वो अपनी सफलता की कहानी को सुनाया करते थे। इन साइलेंसिंग, शांत करने के लिए, ऑल सच पीपल, इस तरह के सारे लोगों को, विद मच सेटिस्फैक्शन एंड अम्यूजमेंट, पूरी संतुष्टि और आनंद, मतलब उन्हें संतुष्ट करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए, अम्यूज करने के लिए, और उन्हें साइलेंस करने के लिए, यानी पत्रकार लोगों को, इंटरव्यू लेने वाले लोगों को संतुष्ट करने के लिए, अम्यूज करने के लिए, उन्हें साइलेंट करने के लिए वो अपनी सफलता की कहानियां सुनाया करते थे। रडियार्ड किपलिंग, एक और नाम आ गया जो यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है। रडियार्ड किपलिंग एक्सप्रेस्ड, रडियार्ड किपलिंग ने भी व्यक्त किया है क्या? एन इवन मोर कंडेमेंटरी एटीट्यूड, यानी इंटरव्यू के प्रति बहुत ही निंदाजनक अभिव्यक्ति प्रस्तुत की है टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर के प्रति, जो इंटरव्यू लेने वाले लोग होते हैं उनके प्रति। हिज वाइफ कैरोलिन, उनकी जो पत्नी कैरोलिन, राइट्स इन हर डायरी, अपनी डायरी में लिखती हैं, फॉर 14 अक्टूबर 1892 को, दैट देयर डे वाज रैक्ड, कि उनका दिन खराब हो गया, या उनका दिन खराब कर दिया गया, बाय 2 रिपोर्टर्स फ्रॉम बोस्टन के 2 रिपोर्टर्स के द्वारा उनका दिन खराब कर दिया गया। सी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड, और वो इस बात को अपने हस्बैंड को रिपोर्ट करती हैं, एज सेइंग टू द रिपोर्टर्स से कहने के लिए, खुद नहीं कहती हैं, अपने हस्बैंड को रिपोर्ट करती हैं ताकि वो रिपोर्टर्स को बोलें, रिपोर्टर से कहने के लिए। क्या? वाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड, अब सुनिए जरा, मेरे उनके पति महोदय कहते हैं,
वाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड? इंटरव्यू देने के लिए मैं मना क्यों करता हूं? बिकॉज, क्योंकि वो कहते हैं कि इंटरव्यू देने के लिए मैं क्यों मना करता हूं? बिकॉज, क्योंकि इट इज इमोरल। बिकॉज इट इज इमोरल, क्योंकि ये अनैतिक है। वो कहते हैं कि मैं मना क्यों करता हूं? कहते हैं इट्स इमोरल, ये अनैतिक है, इट्स अ क्राइम, ये एक अपराध है। और जस्ट एज मच ऑफ ए क्राइम, ये वैसा ही अपराध है एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन, ठीक मेरे पर्सन माने मेरे पर्सनालिटी के ऊपर ऑफेंस करने जैसा है, हमला करने जैसा है। एज एन असॉल्ट, एक चोट पहुंचाने जैसा है। एंड जस्ट एज, और इसके लिए क्या होना चाहिए? जस्ट एज मच मेरिट्स पनिशमेंट, उस व्यक्ति को उसी आधार पर पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। इट इज कॉवर्डली, वो कहते हैं ये कायरता है, एंड वाइल, और नीचता है। नो रेस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, कोई भी इज्जतदार अगर आदमी होगा तो वो नहीं प्रश्न करेगा। और मच लेस, और बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो गिव इट, इसका उत्तर देंगे। अर्थात न तो अगर इज्जतदार व्यक्ति होगा तो इंटरव्यू के लिए बोलेगा नहीं, और बहुत थोड़े लोग होंगे जो तैयार हो जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए। कहा तो इन्होंने ये, लेकिन आगे लिखा क्या है? येट माने फिर भी किपलिंग हैड हिमसेल्फ परपिट्रेटेड, जो किपलिंग है ना, वो स्वयं उन्होंने पाप कर डाला। सच एन असॉल्ट ऑन मार्क ट्वेन, मार्क ट्वेन पर हमला जैसा कर डाला, या मार्क ट्वेन पर हमला करने जैसा पाप कर डाला इन्होंने। ओनली अ फ्यू ईयर्स बिफोर, केवल कुछ साल पहले। H.G. वेल्स इन एन इंटरव्यू, H.G. वेल्स ने एक इंटरव्यू में इन 1894 में रिफर किया था इसको टू द इंटरव्यूइंग ऑर्डियल। H.G. वेल्स ने 1894 में इंटरव्यू के बारे में क्या कहा था? इंटरव्यूइंग ऑर्डियल। क्या कहा था? द इंटरव्यूइंग ऑर्डियल के इंटरव्यू देना एक अग्नि परीक्षा की तरह है। बट लेकिन वाज ए फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यूज ऑन एंड वाज फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यूज, और अक्सर जो इंटरव्यूज होते फॉर 40 ईयर्स लेटर फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टालिन। अच्छा, H.G. वेल्स ने क्या किया? H.G. वेल्स ने अग्नि परीक्षा तो बताया इंटरव्यू को, लेकिन खुद 40 साल बाद जोसेफ स्टैलिन का इंटरव्यू लेने लग गए। खुद कहते हैं कि इंटरव्यू एक ऑर्डियल है, अग्नि परीक्षा जैसा है। और ठीक 40 साल के बाद 40 इयर्स लेटर फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टालिन, इन्होंने अपने आप को जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू लेते हुए पाया। जोसेफ स्टालिन कौन थे? अ ग्रेट लीडर ऑफ सोवियत यूनियन। मैंने बताया था, आयरन मैन ऑफ रसिया, रसिया का लौह पुरुष कहा जाता है इन्हें। इनका इंटरव्यू लेने पहुंच गए। और शॉल बेलो, एक और नाम है शॉल बेलो, ये फेमस ड्रामेटिस्ट हैं। शॉल बेलो हु हैज कंसेंटेड, इन्होंने सहमति तो दी टू बी इंटरव्यूड, इंटरव्यू देने के लिए, ऑन सेवरल ओकेजन्स, कई अवसरों पर इन्होंने इंटरव्यू देने के लिए सहमति जताई। और नेवरदलेस माने फिर भी, वंस डिस्क्राइब्ड, एक बार इन्होंने भी वर्णन किया था इंटरव्यू का, एज बीइंग लाइक थंबप्रिंट्स, कि जैसे ये अंगूठे के निशान जैसा है ऑन हिज विंड पाइप, उनके गले पर। यट माने फिर भी, डेस्पाइट द ड्रॉबैक्स, डेस्पाइट माने के बावजूद, द ड्रॉबैक्स कहते हैं कमियों को, फॉल्ट को। और इन कमियों के बावजूद भी द इंटरव्यू इट इज अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, जो इंटरव्यू है एक सर्वोत्तम माध्यम है कम्युनिकेशन का, बातचीत का। दीज डेज, इन दिनों में, मोर देन एट एनी अदर टाइम, यानी किसी भी समय से पहले, आजकल आवर मोस्ट विविड इंप्रेशंस, ये सबसे ज्यादा स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है
काहे की ऑफ आवर कंटेम्पोरेरीज, हमारे समकालीन लोगों की, आर थ्रू इंटरव्यूज, इंटरव्यू के द्वारा। शॉल बेलो कहते हैं कि दीज डेज मोर देन एनी अदर टाइम, कि इन दिनों किसी भी समय से पहले आवर मोस्ट विविड इंप्रेशंस, आवर मोस्ट विविड इंप्रेशंस, हमारी सबसे ज्यादा स्पष्ट अभिव्यक्ति ऑफ आवर कंटेम्पोररी, हमारे समकालीन लोगों की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति वो इंटरव्यू के थ्रू होती है। इंटरव्यू के थ्रू स्पष्ट अभिव्यक्ति किसी भी व्यक्ति की निकलकर बाहर आती है। डेनिस ब्रायन हैज रिटन, ये बात किसने लिखी है? डेनिस ब्रायन ने लिखी है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट, और ऑलमोस्ट माने लगभग एवरीथिंग माने हर बात, ऑफ मोमेंट माने किसी भी क्षण की, किसी भी क्षण की कोई भी बात हो, रीचेज अस, हम तक पहुंचती है थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस, जब एक आदमी क्वेश्चन करता है ऑफ अनदर, दूसरे तक, दूसरे से, यानी हर क्षण कोई भी बात हो वो हम तक तब पहुंचती है जब कोई आदमी किसी दूसरे आदमी से प्रश्न करता है। अब बिकॉज ऑफ दिस, इसी कारण से द इंटरव्यूअर होल्ड्स, जो इंटरव्यू लेने वाले लोग होते हैं, होल्ड्स ए पोजीशन, एक ऐसा स्थान होल्ड करते हैं समाज में, लिखा है होल्ड ए पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर, अभूतपूर्व शक्ति रखते हैं ऐसे लोग, एंड इन्फ्लुएंस, और प्रभाव रखते हैं। और इसी कारण से ये जो जर्नलिस्ट लोग होते हैं, जो इंटरव्यूअर लोग होते हैं, समाज में एक अनप्रेसिडेंटेड पावर और इन्फ्लुएंस रखते हैं, यानी अभूतपूर्व शक्ति और प्रभाव लोगों में अपना रखते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में, द इंटरव्यू चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में एक जबरदस्त एनालिसिस पढ़ा हम लोगों ने, और लाइन टू लाइन क्लियर किया गया। इस चैप्टर में डिफरेंट सेलिब्रिटीज के व्यूज दिए गए और किसका क्या कहना है। अल्टीमेट कंक्लूजन और गिस्ट पर जब हम पहुंचे तो उससे यही निकल के आता है, और वो लाइन कौन सी है? These days more than any other time our most vivid impressions of our contemporaries are through interviews। आजकल या किसी भी समय हमारे समकालीन लोगों का सबसे स्पष्ट अगर अभिव्यक्ति है तो वो इंटरव्यू के माध्यम से ही होती है। इफ यू वांट टू गेट ट्रूथ, देन ट्रूथ can't be possible without interview, I think so। बिना इंटरव्यू के कोई भी सेलिब्रिटी क्या बोलती है वो अपनी, उसकी खुद की ओपिनियन होती है, लेकिन जब जर्नलिस्ट का सामना होता है, पत्रकार का, तो फिर गुंजाइश नहीं रह जाती कि आप अपने फैक्ट्स को हाइड कर सके, क्योंकि वो इतने क्वेश्चन ही करते हैं कि यू विल हैव टू से समथिंग और यू विल हैव टू लीव द प्लेस। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि लोग इंटरव्यूअर का सामना नहीं कर पाते और सीट छोड़कर चले जाते हैं। अभी मैं एक रीसेंट घटना बताऊं, अभी कुछ ज्यादा पहले की नहीं है, ये 4 या 5 महीने पहले की होगी घटना। जी न्यूज वालों ने एक इंटरव्यू लिया था हामिद अंसारी का। तो मुझे भली बात याद है कि 4-5 क्वेश्चन किए गए और फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे आए कि वो नाराज होकर उठकर चले गए। और ऐसे कई बार हुआ है कि जर्नलिस्ट ने इंटरव्यू लेना शुरू किया और जब क्वेश्चंस पर किए जाते हैं तो सच्चाई छिपाने के लिए, फैक्ट्स को हाइड करने के लिए सामने वाला व्यक्ति छोड़ देता है, क्योंकि इंटरव्यू के द्वारा सच्चाई निकलती है। और चैप्टर में भी बताया गया है, इट इज ए सोर्स ऑफ ट्रूथ। इंटरव्यू क्या होता है? सच्चाई का स्रोत माना गया उसे। इसके साथ ही इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को मैंने क्लियर करने का प्रयास किया आपके सामने, और इसके क्वेश्चन आंसर, वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसके क्वेश्चन आंसर और सेकंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन और सेकंड पार्ट का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आप तक पहुंचाऊंगा। और तब तक के लिए जय हिंद। अगर मेरा ये पसंद आया हो आपको
चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और जो कमियां हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके साथ जय हिंद।